गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का ही एक नया टॉपिक हीट और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इसमें हम कुछ खास टॉपिक जो है समझने की कोशिश करेंगे जो फॉरेस्टर एग्ज़ाम जो है जेके एसएसबी के द्वारा जो लिया जा रहा है नवंबर और दिसंबर में, उसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हीट और थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हम यहाँ पे सिर्फ जेके एसएसबी को देख कर जो है तैयारी यहाँ पे करेंगे। अगर हमने जो है बहुत डिटेल जो है यहाँ पे पढ़ने की कोशिश की या पढ़ने की लापरवाही मैं कहूँगा, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए जो है 1 साल का समय जो है फिर होना चाहिए। और वैसे भी जेके एसएसबी जो है उतना डीप करके जो है क्वेश्चन नहीं पूछेगी, ऊपर से ही हमने इस सिलेबस को पूरी तरह से जो है वो पढ़ना है। कुछ मेन चीज़ें जो हैं हमें पढ़नी है, तो यही मैंने कोशिश किया है इस वीडियो के अंदर। इस हीट और थर्मोडायनेमिक्स का जो ये टॉपिक है, इसमें कुछ मेन चीज़ें जो जेके एसएसबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसलिए तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इसमें जिन टॉपिक्स के बारे में हमने जो है पढ़ना है यहाँ पे, तो वह सबसे पहला जो है उसमें है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने पढ़ना है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स और वेरिएबल पेरीमीटर के बारे में हमने पढ़ना है। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पढ़ना है। उसके बाद जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने पढ़ना है। हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क के बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस और हीट इंजन एंड कार्नोट इंजन के बारे में हमने पढ़ना है। इसके बाद तो हम टॉपिक वाइज जो है अब यहाँ पे इस तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ होती है? एक ब्रांच फिजिक्स की है जो हीट, टेम्परेचर और उसके कन्वर्शन को, इंटरनल कन्वर्शन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करता है, ये डील करता है। उसके बाद इसमें थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारी जो है सिस्टम्स हैं, जिसमें जो है टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, वॉल्यूम आता है, जो एग्जिस्ट होता है सॉलिड के अंदर भी, लिक्विड के अंदर की और गैस के अंदर भी। उसके बाद सराउंडिंग्स के बारे में थोड़ा समझेंगे। सराउंडिंग्स किसी भी जो है सिस्टम के बाहर को सराउंडिंग कहते हैं। एवरीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कॉल्ड इट्स सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाहर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी बाहर रहेगा, उसको थर्मोडायनेमिक या सराउंडिंग्स कहेंगे। उसके बाद थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आर पेरीमीटर, जो इस वीडियो में जो है दूसरा जो सब यूनिट है इसका, कहते हैं दीज आर क्वांटिटीज लाइक जो है प्रेशर है, वॉल्यूम है, जो टेम्परेचर है, जो हमें मदद करता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बर्ताव के बिहेवियर के बारे में पढ़ने के लिए। उसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है, ये हमें थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में हमने 1-2 टर्म्स यहाँ पे पढ़ना है। एक तो एडियाबैटिक जो है और एक डायबिटिक, यानी ये वाल्स रहती हैं दो थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम के दरमियान। अब एडियाबैटिक वाल क्या होती है? इंसुलेटिंग वाल दैट डज नॉट अलो फ्लो ऑफ एनर्जी और हीट फ्रॉम वन टू अनदर, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी और हीट के जो फ्लो में जो रुकावट पैदा करती है एक वाल, जो उसको वो ट्रांसफर होने नहीं देती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, तो उसको कहते हैं एडियाबैटिक वाल। और एक होती है डायाथर्मिक वाल, द कंडक्टिंग वाल दैट अलोज एनर्जी फ्लो और हीट फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड एज डायबिटिक वाल। यहाँ पे जो है, ठीक है, ये कंडक्टिंग वाल होती हैं जो हीट और एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, अपने से गुजरने देती है, उसको कहते हैं डायबिटिक, और जो अपने से गुजरने नहीं देती उसको कहते हैं एडियाबैटिक। इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर ऑफ द टू सिस्टम आर इक्वल, यानी कि दो सिस्टम अगर सेपरेट होते हैं किसी भी एडियाबैटिक और या डायाथर्मिक वाल की वजह से वो सेपरेट होते हैं, तो उनका जो टेम्परेचर होता है वो बराबर होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी जो है पहले भी जो मैंने पेपर जो है तलाशे थे, उसमें भी ये इसके जो कुछ क्वेश्चन मिले थे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड पूछे गए थे। तो इसमें ये जो सबसे पहले ये दिया किसने था, तो ये आपने याद रखना है, आर.एच. फाउलर जो है ने, ये जो साइंटिस्ट था, इसने लॉ दिया था। अब इस लॉ ये कहता क्या है, कहता है कि द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, यानी कि दो सिस्टम अगर एक थर्मल इक्विलिब्रियम में हुए किसके बराबर, किसी भी थर्ड सिस्टम के बराबर, और सेपरेटली अलग अलग से, मतलब ए अगर बी के सी के साथ अलग तरीके से इक्विलिब्रियम में है और बी जो है सी के साथ अलग तरीके से इक्विलिब्रियम में है, और सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, वो आपस में भी क्या होंगे, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब थर्मल इक्विलिब्रियम जो मैंने चीज़ आपको पहले बोली थी कि दो सिस्टम के दरमियान जब किसी भी टेम्परेचर का या हीट का ट्रांसफ़र जो है ना होने को हम कहेंगे, वो दोनों सिस्टम जो है वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। जिस तरीके से यहाँ पे फिगर्स में यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे जो ए वाली फिगर है, इसमें ए और बी और ये सी दिया है, ए और बी के बीच में इंसुलेटिंग वाल है, मींस ये अपने से क्या होता है, हीट और टेम्परेचर को गुजरने नहीं देता है। और सी के बीच ए बी और सी, यानी कि ए बी के साथ जो सी है, इसके बीच की जो वाल है वो कौन सी है, डायाथर्मिक वाल, मतलब वो हीट को अपने से गुजरने देती है। जब इस तरीके से ये सिस्टम बनाया जाता है तो ए बी और ए किसी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, मतलब ए और सी के दरमियान अगर किसी भी हीट या टेम्परेचर का फर्क रहता है और जो है जहाँ पे हीट जो ज़्यादा होगी वहाँ से ट्रांसफर होती है हीट उस हिस्से के लिए, जहाँ पे क्या होगी, हीट कम होगी, और एक ऐसा वक्त आ जाता है ये दोनों का जो टेम्परेचर होता है वो बराबर हो जाता है, और उसी बराबर टेम्परेचर को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ए जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया और बी जो है सी के साथ। लेकिन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ए अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी जो है सेपरेटली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसा हो सकता है कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। बशर्ते क्या है, अगर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम वाल जो है वो डायाथर्मिक वाल ही क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, तो उसके बावजूद वो दोनों ए और बी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब ए और बी में जो ट्रांसफर ऑफ हीट या टेम्परेचर है वो नहीं होगा, तो ये होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में।
इसके बाद यहाँ पे तभी दिया है कि थर्मल इक्विलिब्रियम ए इज इक्वल टू थर्मल इक्विलिब्रियम बी, ये कैसे कि थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ ए इज इक्वल टू थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ सी एंड थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ ए इज इक्वल टू थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ बी, इस तरीके से दिया। उसके बाद हम इसी का तीसरा सब टॉपिक हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। क्या चीज़ होती है? हीट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एंड एन अकाउंट ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। कहते हैं कि इंटरनल जो हीट होती है किसी भी बॉडी के अंदर, तो वो ट्रांसफर कब होती है? जब उन दो सिस्टम के बीच का जो फर्क जो टेम्परेचर होगा वो मुख्तलिफ होगा। मीन्स अगर ए सिस्टम है और बी सिस्टम है, उनके बीच की जो इंटरनल एनर्जी है वो तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक दोनों जो है वो क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब इंटरनल एनर्जी जो है किसके बराबर होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स की जो उसके अंदर वो मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसको डिनोट जो है यू से किया जाता है। उसके बाद जो वर्क है यहाँ पे, तो वर्क जो है एनर्जी का ट्रांसफर होता है ब्रॉट बाय द मीन मूविंग द पिस्टन आर रेजिंग आर लवरिंग सम वेट कनेक्टेड टू इट, यानी कि अगर किसी भी वेट के जरिए से पिस्टन को क्या किया जाए, जो है वो रेज किया जाए या लवर किया जाए, दैट डू नॉट इन्वॉल्व सच टेम्परेचर डिफरेंस, और वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि वर्क डन का वहाँ पे केस आता है। जिस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की हुई है कि डेल्टा क्यू जो है, ये जो हीट सप्लाई टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग जो है, ये किसके बराबर है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि डेल्टा यू जो है, यू क्योंकि डिनोट यहाँ पे किया था इंटरनल एनर्जी के बराबर, और यहाँ जो डेल्टा यू है ये साम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन क्या होना चाहिए? प्रेशर जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, और जो डेल्टा डब्ल्यू है वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। और लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि डेल्टा डब्ल्यू जो है, जो वर्क डन है सिस्टम का, वो है पी प्रेशर इंटू डेल्टा वी, यानी कि वॉल्यूम में जो चेंज। अब डेल्टा क्या जो है किसके बराबर आता है? इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये इसके बराबर आता है। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये चीज़ जो अभी तक इक्वेशन मैंने बोली थी कि डेल्टा क्या जो है मींस हीट जो सप्लाई होती है सराउंडिंग से, वो किसके बराबर होती है? इंटरनल एनर्जी के सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड एक्सटर्नल वर्क डन। सम ऑफ, देखो इंक्रीज इंटरनल, यही चीज़ यहाँ से आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ के बराबर है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट जो है, क्योंकि डेल्टा क्या जो है ये किसके बराबर? हीट सप्लाई टू द सिस्टम, यानी कि वो हीट जो प्रोड्यूस होती है सिस्टम के अंदर, वो कैसे प्रोड्यूस होती है? वो होता है वो किसके बराबर होती है? वो सम ऑफ इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है? हमने अभी इससे पहले स्लाइड के ऊपर जो है समझा था, ये इंटरनल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो लेकिन जो हीट जो है अमाउंट ऑफ हीट जो है वो किसके बराबर होता है? वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बराबर होता है, जो डेरिवेशन है किसकी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस, यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस, कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। मींस स्पेसिफिक सब्सटेंस की जो हीट की क्वांटिटी होती है इतनी होनी चाहिए कि टेम्परेचर जो है एक यूनिट मास का टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन के बराबर आना चाहिए। अब मैथमेटिकली कैसे हम इसे देख सकते हैं? S इज इक्वल टू 1/m इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा क्यू हमने अभी पढ़ा था हीट प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम, तो अपॉन डेल्टा टी जो है चेंज इन द टेम्परेचर, ये भी चेंज इन द हीट अपॉन चेंज इन द टेम्परेचर, और जो मास है क्योंकि यूनिट मास के बारे में यहाँ बात हुई है, तो ये चीज़ आपने मैथमेटिकली देख लेना है। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझने के लिए, याद रखने के लिए, वो है इसका यूनिट। स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट क्या है? वो है जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, तो ये भी पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट क्या है। तो इस तरीके से आपने इन चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या चीज़ होती है, तो ये भी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। ये एक अमाउंट ऑफ हीट होती है जो जिसकी ज़रूरत होती है हीट की क्या करने के लिए? 1 मोल सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस ROR है। यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। R1 केल्विन, या तो 1 डिग्री उस मोल का जो टेम्परेचर जो है पहुँचना चाहिए, या 1 केल्विन, तो उतनी हीट हमें ज़रूरत होती है, और उसी को कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी एक ऐसी हीट जो किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री या 1 केल्विन तक पहुँचाए, जिसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं C से, जो किसके बराबर होता है? 1/μ, इसको पढ़ेंगे, जो है नंबर ऑफ मोल्स, जो है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा क्यू हमने अभी बड़ा हीट जो है सिस्टम की, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब टू रेज द टेम्परेचर, यानी कि जो हीट एब्जॉर्ब की किसी सिस्टम ने ताकि अंदरून का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए, वो कितना बढ़े? डेल्टा टी के बराबर। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी। उसके बाद आपने इसका भी एक ऐसा यूनिट याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ा था जूल पर केजी पर केल्विन, क्योंकि वहाँ पे हम क्योंकि 1 मोल का जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूनिट मास का जिक्र हमने किया था इससे पहले स्लाइड के अंदर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसका ऐसा यूनिट जो है वो जूल पर मोल पर केल्विन है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद जो अगली स्लाइड है, इसमें है क्वासिस्टैटिक प्रोसेस। क्वासिस्टैटिक से ही समझ गए होंगे आप कि ये एक स्लो प्रोसेस है। इतना स्लो है, लेकिन किसमें? डायनामिक सिस्टम के अंदर एक ऐसा स्लो प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर में कोई भी फ़र्क नहीं आता है पूरे सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि ऐसा डायनामिक सिस्टम है जो एक्सट्रीमली स्लो है किसी भी इंस्टेंट पे, और जब उस इंस्टेंट पे टेम्परेचर और प्रेशर देखा जाता है तो वो बिल्कुल सेम आ जाता है, तो इसको कहते हैं क्वासिस्टिक प्रोसेस।
इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या चीज़ होती है? कहते हैं प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इज केप्ट फिक्स्ड थ्रू आउट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि जिसमें टेम्परेचर क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, फिक्स्ड पूरे सिस्टम के अंदर, उसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इन सच ए प्रोसेस इफ हीट इज डिवाइडेड इन द सिस्टम इट इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग और इफ इट इज लास्ट इट टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग। यानी कि हीट को जब डिवाइड करते हैं तो वो हीट क्या होती है, या तो वो ज़्यादा अगर होगी तो सराउंडिंग को देगी, अगर कम होगी तो सराउंडिंग से वो हीट को हासिल करेगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल कुछ दी हुई है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस जो है क्या है, स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो है कांस्टेंट रहता है। यह इक्वेशन किसकी, स्टेट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस की। उसके बाद जो हमने पीछे जो पहली स्लाइड पे कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, वहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेसेस के बारे में लिखा था, तो उसी में ये सब टॉपिक्स आगे दिए हुए। एडियाबैटिक प्रोसेस क्योंकि ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, आपने इसके कंसेप्ट को आपने थोड़ा समझना है बस, बाकी इसमें उस तरीके से क्वेश्चन सीधे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है इसमें से कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या चीज़ होती है। कुछ ऑप्शन दिए होंगे नीचे, तो आपने उस सही ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। कहते हैं इन एडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड हीट एब्जॉर्ब और रिलीज इज जीरो। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी। एडियाबैटिक प्रोसेस और थर्मिक जो है डायथर्मिक प्रोसेस के अंदर हमने ये दोनों चीज़ प्रोसेस हमने पढ़े थे। तो यहाँ पे भी स्लाइड के अंदर मैं आपको समझाने का पूरा जो है क्या करूँगा, कोशिश करूँगा समझाने की। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इंसुलेटिंग वाल होती है दो सिस्टम के दरमियान, जिस वाल के जरिए से एक ऐसी वाल होगी जो क्या होता है, अपने आप से ना ही हीट को गुजरने देता है, ना ही हीट को एब्जॉर्ब होने देता है और ना ही हीट को रिलीज होने देता है। जिस तरीके से हम इस की केटली जो होती है चाय की, थर्मस जिसे कहते हैं, उसकी अगर एग्जांपल आप यहाँ पे दोगे तो सबसे बेस्ट रहेगी। जब आप उस थर्मस में चाय भरते हो तो 3-4 घंटे तक वो क्या रहती है, गर्म रहती है। गर्म क्यों रहती है? क्योंकि अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में जो फ़र्क होता तो है, लेकिन बीच की जो वाल है वो एक एडियाबैटिक वाल है। मीन्स वो बाहर के जो ठंडा टेम्परेचर है, जो कम टेम्परेचर है, वो उसको अंदर आने, उस चाय के अंदर आने नहीं देता, जिसकी वजह से वो चाय गर्म की गर्म ही रहती है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की आप थर्मस की एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे हीट इंजन के बारे में। तो थोड़ा सा आपने यहाँ पे समझना कि हीट इंजन क्या चीज़ होती है। हीट इंजन देखो इस तरीके से ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए, ज़्यादा तो इसमें समझने की जरूरत नहीं है, यहीं पे पूछा जाएगा देखो हीट इंजन क्या चीज़ होती है। तो हीट इंजन एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। एक डिवाइस होता है, ये हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ज़्यादा इसमें आपको समझने की जरूरत नहीं, बस ये आपने याद रखना है, ये कन्वर्शन करता है किसकी, हीट एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इसकी दो स्टेटमेंट, एक कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दूसरा कैल्सियस स्टेटमेंट। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने तरीके से क्या दी थी, स्टेटमेंट्स दी थी। तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहती है? कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसका जो रिजल्ट है, सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एनी कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क। ये बिल्कुल भी ऐसा प्रोसेस जो है, ये ऐसा प्रोसेस जो है वो नामुमकिन है। नो प्रोसेस इज पॉसिबल, यानी ऐसा प्रोसेस कोई भी मुमकिन नहीं होगा कि एब्जॉर्ब करेगा हीट और कंप्लीट उसकी कन्वर्शन हो किसके अंदर, वर्क। उस हीट क्या हो, कंप्लीट जो है वर्क के अंदर उसकी कन्वर्शन हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो कैल्सियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए कोल्ड ऑब्जेक्ट टू ए हॉटर ऑब्जेक्ट। यानी कि ये भी मुमकिन है। यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। यहाँ पे कोल्ड है, COLD, कोल्ड। यानी कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी हीट की जो है हीट का ट्रांसफर हो किससे, कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा होता है जो रिट्रेस्ड होता है, यानी बैक, वापस उसी दिशा में आता है। अगर इस दिशा में एक साइड से गया हो, दूसरी दिशा या दूसरा जब वापस आएगा तो उसी दिशा में वापस आएगा, उसको कहते हैं रिवर्सिबल। और ऐसा जो रिवर्सिबल नहीं होता उसको कहते हैं इरिवर्सिबल, जो उसी दिशा में वापस नहीं आ पाता। जिस तरीके से एग्जांपल आप यहाँ पे मैं देना चाहूँगा, जिस तरीके से वाटर आइस की एग्जांपल है। अगर आइस को आप वाटर को फ्रीजर में भरते हो तो वो आइस बनती है, उसके बाद जब उससे निकालते हो तो वो क्या बनता है, फिर से वाटर बनता है। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हो रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने कागज़ को जला दिया तो जलने के बाद कागज़ की क्या बन गई, राख। एक साइड से तो चला गया, वो उसकी राख बन गई, लेकिन आप उसे वापस कागज़ नहीं बना सकते, उसको कहा जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद कार्नोट इंजन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। कार्नोट इंजन क्या चीज़ होता है? कहते हैं रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन टू टेम्परेचर, यानी कि जो दो टेम्परेचर के बीच में क्या करता है, ऑपरेट करता है, उसको कहते हैं कार्नोट इंजन। और इसको डेवलप किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसको डेवलप किया है सोदी कार्नोट ने, सोदी कार्नोट ने। और एक चीज़ आपने और याद रखनी कि ये आइडियल गैस पे काम करता है, और जो वर्क करता है किस पे करता है, आइडियल गैस पे वर्क करता है। बस इसमें ये 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। तो फिलहाल जो है अभी तक मैंने कोशिश की इस वीडियो के अंदर आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें पहुंचाने की। तो बस आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर आपको मटेरियल ये अच्छा लगा, फ़ायदेमंद लगा, तो आप इस III चैनल पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा JK फॉरेस्टर की तैयारी करने वाले बच्चों तक पहुँचाइए और इस वीडियो को लाइक करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका मैं बहुत धन्यवाद रहूँगा। तो
बस इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये चैनल जो है ये खास करके फॉरेस्टर और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए जो है सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है। तो इससे पहले वीडियोज़ मैंने इससे पहले जो फिज़िक्स का जो सिलेबस था, क्योंकि लगभग हमने 40 और 50% फिज़िक्स का सिलेबस जो है वो कवर किया हुआ है, तो आप इस चैनल पे जाके इससे पहले जो है वीडियोज़ पे जाके आप इस सिलेबस के हिसाब से बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हो। और बहुत सारे मैंने मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं इसमें, उन मॉक टेस्ट पे जाके विजिट करके आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और मैंने कोशिश की है मॉक टेस्ट में जो भी पहले जो है जेकेएसएसबी के द्वारा पूछे गए बहुत सारे एग्ज़ाम को मैंने छानबीन करके उस जो है मॉक टेस्ट को आप के लिए तैयार किया है। बस आप तमाम से गुजारिश रहेगी कि आप इस चैनल पर विजिट करके इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियोज़ को देखकर कुछ फ़ायदा हासिल करें। तो इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।